हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इसमें आप देखेंगे कि सीटेट की बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आइए चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, और हमें आशा है कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? ए. रिमिटेंस टू गाइडेड सेटलमेंट इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल। बी. रिमिटेंस टू गाइडेड सेटलमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल। सी. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। डी. रियल टाइम गाइडेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आइए इसके बारे में जानते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसके तहत किसी बैंक से किसी अन्य खाते में ज़्यादा मात्रा में पैसे का लेन देन की प्रक्रिया किया जाता है। जबकि आईएफएससी कोड का पूरा पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आईएफएससी कोड किसी भी बैंक के क्षेत्र का एक निर्धारित कोड होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? ए. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। बी. वित्त आयोग। सी. राष्ट्रीय विकास परिषद। डी. अंतर राज्य परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यपालिकी संकल्प द्वारा की गई थी। 1946 के केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित पारदर्शी परामर्शदर्शी नियोजन मंडल का नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद कर दिया गया। यह योजना और आयोग अब नीति आयोग के तरह सलाहकार संस्था है। यह न ही संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसको पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं। पहले, योजना आयोग अब नीति आयोग के सभी सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तीसरा, सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक मुख्यमंत्री। चौथा, समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे नाम से भी जाना जाता है। ए. वर्तमान पूंजी। बी. श्रम पूंजी। सी. प्राथमिक पूंजी। डी. बाजार पूंजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ए आपका सही हो जाएगा। कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों जैसे प्राप्त विपत, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। यह पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे वर्तमान पूंजी भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी अल्पावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे वाणिज्य बैंक, व्यापारिक उधार, ग्राहकों से अग्रिम आदि है।
निम्न में से कौन सा संकेतक आय का असमानता समानता को मापने के लिए उपयोगी किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ए लोच, बी गाढ़ेपन का गुणांक, सी गीनी गुणांक, डी परंपरागत लागत। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीनी गुणांक। किसी भी देश के समाज में आय व्याप्त आय और संपत्ति के असमान वितरण की माप सांख्यिकी आधार पर करना गिनी गुणांक कहलाता है। इस गुणांक का विकास इटली के सांख्यिकीविद व समाजशास्त्री कोराडो गिनी ने सन 1912 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि गिनी गुणांक का मान जितना ज़्यादा होता है, समाज में विषमता उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत गुणांक का मान जितना कम होता है, उतनी ही समाज में आर्थिक विषमता कम होती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय से अधिक नहीं है। ए 1.5 लाख, दो बी 3 लाख, सी 2.5 लाख, डी 2 लाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5 लाख। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर की दर शून्य है यदि उसकी कुल आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 2 से 5 लाख तक है तथा 60 से 80 वर्ष के उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख तक है, उनकी करदाता प्रतिशत 5%, लेकिन इसके साथ 4% का उपकर कर भी लगाया जाता है, जबकि 80 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख से कम है कर मुक्त होते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बैचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। दूसरा, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। तीसरा, आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। चौथा, भारत की सभी बैंक की शाखाएं आरटीजीएस सक्षम हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका, आइए समझते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 2 3 सही है लेकिन चौथा गलत है। आइए इनके बारे में जानते हैं। नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बैचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस 24 घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है एवं आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है और भारत की सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस से सक्षम नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किस में है? ए परमाणु ऊर्जा, बी रेलवे परिचालन, सी नागरिक उड्डयन, डी ऑनलाइन लॉटरी व्यापार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई एंड कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश में अनुमति नहीं है। लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिटफंड का कारोबार, निधि कंपनी, सिगरेट, तंबाकू जैसे वस्तुओं के विनिर्माण में तथा परमाणु ऊर्जा रेल परिचालन में नहीं है। जबकि नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन में स्वतः 49% विदेशी निवेश प्रवासी भारतीयों के लिए 100% दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति
एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है? ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देश के मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी नेट में परिवर्तन करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आरबीआई अधिवर्ष 1934 की धारा 45 जेड के अनुसार वर्ष 2016 से में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन किया गया। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जाती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। उल्लेखनीय है, एमपीसी विभिन्न प्रकार की नीतियों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट आदि के संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 5%। इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए समझते हैं। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए 10% आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत है। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया था। इस संगठन द्वारा 36 देशों को सदस्यता प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी दरों का फैसला कौन करता है? पी केंद्र, क्यू नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थाएं योग आयोग, आर जीएसटी केवल। ऑप्शन केवल पी, ऑप्शन पी और क्यू दोनों मिलाकर सी केवल आर, डी केवल क्यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आप उत्तर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।